सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। क्यूज आपकी स्क्रीन्स पर एक फ्लैट ओपनिंग की तैयारी हो रही है। दरअसल हैंडओवर कोई खास अच्छा है नहीं। एशियन पियर्स लार्जली सब दबाव में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे आपको, और इवन यूएस में कल अच्छा खासा 1/4 से 1.5% दबाव का सेशन था, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी आधे से 3/4% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर गड़बड़ाया है। अब उसमें वो चिप स्टॉक्स करेक्ट हुए थे तो यूएस में नैस्डैक गिरा, एशिया में कॉस्पी वगैरह पे दबाव आ गया, जो भी। और जहां तक वेस्ट एशिया की बात है, वो ओवरनाइट एक्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं, रिटेलिएट ईरान भी कर रहा है, तो मामला थोड़ा टेंस बना हुआ है। हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट वेरिएबल कच्चा तेल है। थोड़ा बहुत ऐसा लगता है भाव में अब इस तरह के रिस्क ऑन डाइजेस्टेड है। 84-85 पे छोड़ा था कल, 84-85 के लेवल्स के आसपास ब्रेंट इस समय भी ट्रेड कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। खैर, सारी इवॉल्विंग सिचुएशन से सब पे नजर रहेगी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, देखते हैं सेशन कैसा जाएगा। अभी तक तो दायरा और सीमित होता चले जा रहा है भारतीय बाजारों का, तो एक गजब का कंसोलिडेशन फेज आया है। खैर, मार्केट्स का अप्रोच हमारे लिए कौन से स्टॉक्स रडार पे, इस पे चर्चा कर ली जाए। गुड मॉर्निंग भाई साहब, बताएं। गुड मॉर्निंग। और गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी, लेकिन उसके बाद ऑफ आइस का एक्शन है और पूरा हफ्ता आप देखें तो बहुत इनफैक्ट ये हफ्ता नहीं, अब लंबा समय हो गया कि बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। और ऐसे में आज तो फ्राइडे, आमतौर पर फ्राइडे पर ट्रेडर्स को थोड़ा सा डर लगता है ओवरनाइट पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या होता है ना कि फ्राइडे लेट इवनिंग से ऐसे एक्टिव होते हैं कि सबको इनएक्टिव कर देते हैं। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी कमजोरी के साथ था, लेकिन अब फिलहाल के लिए देखें तो 8-10 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। नतीजों के लिहाज से बड़ा एक्टिव डे है। कैश स्पेस में देखें, उनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, आज अपनी लिस्ट में वो भी स्टॉक शामिल किए जहाँ पर कल मार्केट आज में नतीजे आ गए थे, लेकिन यानी डे 2 का जो एक्शन है वो एक्सपेक्टेड है। शुरुआत में कर लेता हूँ और नतीजों वाले स्टॉक्स के साथ। और पहला स्टॉक चुना है मैंने वीवर्क, और मुझे याद आता है कि पिछले 3 से 4 क्वार्टर हो गए इस ये जो कोवर्किंग स्पेसेस की चर्चा हम लगातार करते हैं, इनके नंबर्स आते हैं और नंबर्स के बाद तगड़ा रिएक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ तो खास स्ट्रेंथ है यहाँ पर। अब आप वीवर्क के नतीजों को देखें तो इस बार भी आपको घाटा नजर आएगा, लेकिन घाटा क्या है, पिछले साल जो 14 करोड़ का घाटा था वो घटकर 4 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू में 28% की बढ़त देखने को मिली है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से एबिटा 30% बढ़ा है, और जो मार्जिन 63% के थे वो बढ़कर 64% हो गए। तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया है। वीवर्क वैसे भी स्टॉक चला हुआ है, ऑलमोस्ट हाइस के आसपास ही चल रहा है। कल ज़्यादा नहीं, 1% का मूव था, तो मुझे लग रहा है कि आज मार्केट का अगर मूड मॉल ठीक होता है तो यहाँ पर फोकस रखेगा। वीवर्क को इन ग्रीन रख दिया। अच्छा, वीवर्क का रब ऑफ इम्पैक्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। एक कंपनी नतीजे देती है, सारे चल जाते हैं। अब एक और विकल्प था मेरे पास स्मार्ट वर्क्स को शामिल करने के लिए, लेकिन पता चला कि वहाँ पर एंकर लॉक-इन खत्म हो रहा है, तो हाथ ही नहीं लगाना उसे। इंडीक्यूब, ये रिलेटिवली छोटी कंपनी है, लेकिन इसका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, इसकी भी बड़ी चर्चा हमने विस्तार से की हुई है। तो अगर वीवर्क अच्छे नंबर्स पर रिएक्ट करता है तब आप फोकस यहाँ पर भी कर सकते हैं। इंडीक्यूब ये दूसरा स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रख दिया। बिल्कुल ठीक है। तो दो क्या कहते हैं कोवर्किंग स्पेसेस वाली कंपनी मैं लेकर आया हूं, 2 आईटी जिन नंबर्स का बाजार बंद होने के बाद बेसब्री से इंतजार था। पहला विप्रो। हाँ, प्रोड्यूसर साहब ने पिछले शो में हेडलाइन में मुझे पढ़वाया था कि विप्रो का एडीआर 0.5% ऊपर। मैं इसको लाल ही लेके जाऊंगा क्योंकि मेरा काम है नतीजे, अब स्टॉक की चाल जैसी भी हो। क्यों लाल ले जा रहा हूं ये समझाता हूं। विप्रो के साथ डिसअपॉइंटमेंट चिपका हुआ है। कई क्वार्टर से डिसअपॉइंट कर रहा था। इस क्वार्टर की अर्निंग्स डिसअपॉइंटिंग है और गाइडेंस अगले क्वार्टर की भी डिसअपॉइंटिंग है। कांस्टेंट करेंसी में आए 1.2% गिरी। ये एक्सपेक्टेशन थी कि 1.25% के आसपास आए, गिरेगी, कोई बात नहीं। बावजूद इसके कि एक एक्विजिशन करा था, उस एक्विजिशन से भी कुछ ट्रिकलिंग रेवेन्यूज आते, तो उसके बावजूद आए, इतनी गिरी हुई है, ये पर एक्सपेक्टेड लाइन। उससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मार्जिन्स के फ्रंट पे। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब मैं प्रेजेंट कर रहा था प्रीव्यू इसका, तब कहा था कि 40 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। 130 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन गिर गए विप्रो के, 130 बेसिस पॉइंट्स। सीएफओ साहब की कमेंट्री कहती है कि हमने वी हैव इन्वेस्टेड इन पीपल एंड स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी एरियाज, इसीलिए हमारे मार्जिन्स गिरे। पर बहुत बड़ा नॉक है मार्जिन्स में। टोटल डील विन $3.25 बिलियन के आसपास, सीक्वेंशली 2.5% गिरी। वो डील विन्स को लेकर इशू नहीं है, 2.5% गिरने पे भी कोई इशू नहीं है। डील विन्स तो सारी आईटी कंपनी सी बहुत स्ट्रांग है, वो रेवेन्यूज में परकुलेट नहीं हो रही, वो सबसे बड़ा सरदर्द है। Q2 की गाइडेंस
कह रहे हैं आय 1.5% माइनस से 0.5% प्लस होगी, यानी कि अगला क्वार्टर भी एक शायद नो ग्रोथ का, या इन ऑल लाइकलीहुड मिड पॉइंट देखूं तो एक डी ग्रोथ का क्वार्टर होगा, कॉन्ट्रैक्शन का, डी ग्रोथ से बेहतर वर्ड कॉन्ट्रैक्शन का। विप्रो लाल ही है मेरे लिए। अब आप बस इसीलिए कि बाकी अगर चल रहा होगा तो इसीलिए कि बाकी आईटी कंपनीज बेहतर कर रही होंगी, अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं, मैं इसको लाल रखूंगा आज के लिए। विप्रो के उलट टेक महिंद्रा लेकर आई है। कुछ हद तक बाजार में उम्मीदें रहती हैं टेक महिंद्रा से, इसलिए टेक महिंद्रा का स्टॉक आउट परफॉर्म भी करता है। ईयर टिल डेट देखेंगे निफ्टी कितना गिरा, टेक महिंद्रा उससे कहीं कम गिरा था, इसीलिए क्योंकि इसने आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रखी है और नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं, दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन। और मेरे ख्याल से जब से वो एमडी और सीईओ आए हैं, इन्फोसिस के पुराने हैंड थे मोहित जोशी साहब। सीपी गुरनानी साहब ने जब रिटायर हुए थे तो मोहित जोशी ने कमान संभाली थी 2023 के एंड में, दिसंबर शायद। मोहित जोशी की स्ट्रेटजीज ब्यूटीफुली वर्क कर रही हैं, ऐसा कहना चाहिए। कांस्टेंट करेंसी में आए, एक्सपेक्टेशन था 1% बढ़ेंगी, 2.6% बढ़ के आई। और ये सारे आईटी पीयर्स लार्ज कैप जो हैं उनके नतीजों से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस टेक महिंद्रा की टॉप लाइन की है। और प्लस ये टॉप लाइन आई है बेटर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन एक्सपेंशन के साथ, 60 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन एक्सपैंड हुए। मैं प्रेजेंट कर रहा था एक ग्रिड जब प्रीव्यू लेकर आया था कि कितने क्वार्टर से लगातार मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं इनके प्रोजेक्ट 40S के चलते, वो मार्जिन एक्सपेंशन कंटिन्यू कर रहा है। एक और अच्छी बात, इस बार भी $1 बिलियन की डील विंस, ये थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर हो गया है, $1 बिलियन की डील विंस टेक महिंद्रा गार्नर कर रहा है। हर पैमाने पे अच्छे हैं, सारे चेक बॉक्स पे कहते हैं टिक। तो नतीजों पे विप्रो लाल होना चाहिए लॉजिकली और टेक महिंद्रा ग्रीन। अब बिहेवियर कैसा होगा बात अलग। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले दो स्टॉक्स मुझे नवामा ने दे दिए। दो स्टॉक्स पर इन्होंने इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स निकाली है और आमतौर पर हम जब भी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आती हैं स्टॉक में तगड़ा रिएक्शन। अच्छा, सिर्फ रिएक्शन छोड़िए, अगर आपको किसी स्टॉक को बड़ी बारीकी से समझना है, पूरे बिजनेस को समझना है, इंडस्ट्री को समझना है, तो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट श्योरली पढ़नी चाहिए। अब एसजी मार्ट, इस स्टॉक पर आप फोकस रखिएगा। कवरेज की शुरुआत की है नवामा ने और टारगेट यहाँ पर दिया है 777 रुपये का। और ये क्या कह रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग लेगेसी तो ऑलरेडी है, लेकिन धीरे धीरे आप देखें तो कंपनी ट्रांसफॉर्म कर रही है। अब सादा स्टील मैन्युफैक्चरिंग से ये जो वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स है ना, इनकी बिक्री कर रही है। अच्छा, एक और कंपनी है जो वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स में कामकाज करती है, वर्धमान स्पेशल स्टील्स, वहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। VSSL नाम उसका है। अच्छा, उसमें भी खास बात है कि आउट परफॉर्मेंस आती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि सेल है, टाटा स्टील है, इनसे तगड़ा रिएक्शन आ जाता है। अब एसजी मार्ट में नोवामा ये कह रहा है कि स्टॉक फिलहाल के लिए आप देखें तो 28 टाइम्स पर चल रहा है। EV एबिटा फॉर FY27 और FY29 के लिए देखें तो 19 टाइम्स पर चल रहा है। तो वैल्यूएशन इन्हें ठीक ठाक लग रही है और इसी के साथ जो ग्रोथ के काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, ये भी एक बड़ा अवसर है। अब बता रहे हैं कि इनका एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है स्टील प्रोडक्ट्स को लेकर, ये भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। स्टॉक हालांकि बहुत चला हुआ है, लेकिन कवरेज की रिपोर्ट आई है और इस भाव पर आई है 636 रुपये के करीब का भाव, 777 का टारगेट। तो स्टॉक में पोटेंशियल तो श्योरली है, तो इसे इन ग्रीन रख दिया। बाकी सीमेंस एनर्जी यहाँ पर भी आप फोकस रखिए। हालांकि ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी दिनों से, कल मेरे चार्ट्स पर भी आया था, वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तरफ आप देखें तो बाकी के कैपिटल गुड स्पेस के स्टॉक्स में रिबाउंड बड़ा तगड़ा आ गया, लेकिन ये स्टॉक थोड़ी सी सुस्ती के साथ बंद हुआ। एक बार चार्ट दिखाता हूँ आपको सीमेंस एनर्जी यानी एनरिन का। यहाँ पर भी नोवामा की तरफ से रिपोर्ट है और कवरेज की शुरुआत यानी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। कल देखिए थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर 2.5 से 3% की देखने को मिली, 3400 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। इनकी तरफ से टारगेट है 4200 रुपये का। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनका जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट वाला जो वर्टिकल है ना, ये मार्केट पूरी तरीके से प्राइजन नहीं कर रहा। अब ऑर्डर इनटेक के लिहाज से पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये तकरीबन 65% हिस्सा है और यहीं से सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और साथ में अगर आप देखें तो जो पावर जनरेशन है ये तकरीबन ऑर्डर इनटेक का 35% है और यहाँ से ही कंपनी को थोड़ा सा एक डिफ्रेंसिएशन वाला एज देखने को मिलता है। ये बता रही कि जो ग्रोथ है ये थोड़ी सी पीयर्स को आउट परफॉर्म कर सकती है। वैल्यूएशन करेंटली स्टॉक हाई से करेक्ट होने के बाद काफ़ी हद तक मॉडरेट हो गए हैं, तो वैल्यूएशन का आकर्षण है और साथ में ग्रोथ के कैटलिस्ट भी हैं। EPS CAGR एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं FY28 तक तकरीबन 28 से लेके 29% तक। ग्रोथ अच्छी, वैल्यूएशन सस्ते, स्टॉक पर आई है कवरेज की रिपोर्ट, तो सीमेंस एनर्जी इस स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। ओके, बोरोसिल रिन्यूएबल्स को लेकर आई है स्क्रीन पे।
मैसिव ऑपरेशनल टर्नअराउंड कहना चाहिए। आय में 17% का जंप, एबिटा 63 करोड़ से बढ़कर 127 करोड़, मार्जिन्स 18% वाले बढ़ के 31% पे, और इसीलिए 166 के घाटे से 86 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा। तो डीप लॉसेस से बढ़िया मुनाफे में आई है, तो ग्रीन ही रखा है। पिरामल फाइनेंस का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। नंबर्स देखिए, AUM साल दर साल 25%, NII 43%, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 89% और मुनाफा 67% बढ़ा साल दर साल। ये हेडलाइन नंबर सारे साल दर साल। सीक्वेंशली NIM जरूर 6.8 पे आए हैं 7% के मुकाबले, तो वो 20 बेसिस पॉइंट्स का स्लाइड कूल ऑफ है। क्रेडिट कॉस्ट 1.6% पे आई है। बोर्ड ने 4,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को मंजूरी दी है। वो इनेबलिंग रेजोल्यूशन टाइप लग रहा है, शेयर होल्डर्स अप्रूवल आएगा। ये पिरामल फाइनेंस बोल रहा हूँ, बोरोसिल चल रहा है शायद स्क्रीन पे। तो पिरामल फाइनेंस के नंबर्स दिख अच्छे रहे, इसीलिए इसको भी इन ग्रीन। तो बोरोसिल और पिरामल दोनों अपने नंबर्स पे रखे इन ग्रीन है, पर पिरामल क्या है, सॉलिड रेटिंग जर्नी में बैठा हुआ है। एक साल का चार्ट अगर रखिएगा तो इतना इंचअप कर रहा है, तो पता नहीं किस हद तक भाव में ये देखना पड़ेगा। नंबर्स के लिए थम्स अप है। लास्ट दो कौन से हैं? इस सेगमेंट के लास्ट दो स्टॉक्स हैं, फोकस रखिएगा। और जैसे कि शो की शुरुआत में हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ स्टॉक्स ऐसे खास हैं जहां पर आपको डे 2 का एक्शन देखने को मिल सकता है। यानी कल नतीजे ऑलरेडी आ चुके थे, एक स्लाइट रिएक्शन भी आ गया था, लेकिन थोड़ा सा अगर आप समय देके स्टॉक्स को एनालाइज करें नतीजों को, तो बढ़िया हो जाता है। अब मैं चुन रहा हूँ आज दोबारा से पॉलीकैब को, और कल यहाँ पर नतीजे आए थे। अब नतीजों में बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हैं। एक तो ग्रोथ बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है। पॉलीकैब कल नतीजों के बाद ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक स्लाइट रिकवरी का डे यहाँ पर आपको देखने को मिले। एक तो खास बात है कि 16 क्वार्टर से एक स्ट्रीक बनी हुई है डबल डिजिट ग्रोथ की केबल्स एंड वायर सेगमेंट में। साथ में 12 से लेके 15% के एबिट मार्जिन्स भी रिपोर्ट करते जा रहे हैं, और इनका FMEG वर्टिकल यहीं से मार्केट इन्हें वैल्यूएशन देता है। आप याद करिए, जब पॉलीकैब के IPO आया था तब बताया था कंपनी ने कि कैसे FMEG वर्टिकल को एक ग्रो करेंगे और वहाँ से एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ, और इसी के चलते आप देखें तो अपने पीयर्स को ये आउट परफॉर्म करता है तेजी के लिहाज से। तो पॉलीकैब डे 2 के लिहाज से इन ग्रीन रख दिया। और बाकी 361 वैम, यहाँ पर भी कल नतीजे आ गए थे। यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, इसमें भी 1.5% की गिरावट थी। स्लाइट रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है इसमें फ्लोज काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। अच्छा, CEO की तरफ से कंटिन्यूटी होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर बड़े कंसर्न्स थे। अब ये काफ़ी हद तक एड्रेस हो गए, वो कंटिन्यू करेंगे तो ये भी मार्केट को पसंद आएगा। और साथ में नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस ने जो EPS के एस्टिमेट्स होते हैं इसमें भी बढ़ोतरी कर दी है। तो अगर अर्निंग्स बढ़ रही हैं तो स्टॉक तो लाइटली कैचअप करना ही चाहिए। 361 इसको भी रख दिया इन ग्रीन। अच्छा, दो नंबर्स दोनों रेड रखे हैं। हेरिटेज फूड्स आय अच्छी थी, 17-18% बढ़ी, पर उसके बाद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस गड़बड़ाया। 6.5% के मार्जिन 4.6% पे आए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहिबा कह रही हैं कि मिल्क प्रोक्योरमेंट में महंगा हो रहा है, इन्फ्लेशन है और अवेलेबिलिटी के चैलेंजेस हैं, इसीलिए इस तरह से मामला गड़बड़ाया। सीएट, हालांकि हेरिटेज फूड में एक अच्छी बात यह है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मिक्स जो है ना, रेवेन्यू का 44% हो गया है। सीएट के नंबर्स भी खराब हैं। आय जरूर इसकी भी 22% बढ़ी, पर मार्जिन 11% से घट के 8.5% पे आए, इसीलिए लाल करा है। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगले चारों जो स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में टेक्निकल तौर पर मैंने स्क्रीन कर रखे हैं, कल देर शाम को ढूंढ लिए। PCBL, इस स्टॉक पर खास फोकस रखिएगा, बार बार इसी जोन के आसपास आकर घूम जाता है।
स्टॉक फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। खास बात है कि टेक्निकल चार्ट्स आप देखें तो थोड़े से रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं, और रिवर्सल तब आ रहा है जब ये स्टॉक हाई से बहुत सिग्निफिकेंटली टूटा हुआ है। तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से 44-45% टूटा हुआ स्टॉक है। जब आपको ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दे रहा है तो कुछ खास हो रहा है, लेकिन अगर ब्रेकआउट लेवल आप ढूंढ सकते हैं और उसका इंतजार कर सकते हैं तो और थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। पीसीबीएल इसको इन ग्रीन रख दिया। बाकी एक और स्टॉक है जो थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। डिफेंस पैक के स्टॉक्स में अलग अलग एक्शन चल रहा है। जो छोटे स्टॉक्स हैं, अपोलो माइक्रो है, एस्ट्रा माइक्रो, इन स्टॉक में बड़े गजब की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो सरकारी डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स हैं इनमें वीकनेस खास है, और जो थोड़े से रिवर्सल के संकेत आते हैं ना वो विफल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं चार्ट पे। हरी कैंडल, पता ही नहीं चलता क्या हो गया। मजगांव डॉक, इसके चार्ट्स पर वीकनेस मुझे खास नज़र आ रही है। हालांकि आज मार्केट थोड़ा सा फ्लैट है, देखेंगे डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स पर फोकस आता है कि नहीं। लेकिन अगर कोई स्टॉक आपको अपनी लिस्ट में शामिल करना है जिसके टेक्निकल कमज़ोर हैं तो मजगांव डॉक उनमें से एक हो सकता है। इसे इन रेड रख दिया। अच्छा, लास्ट ट्रेड्स काफ़ी सारे हुए थे, उसमें एक कल की लिस्टिंग थी लेजर पावर एंड इंफ्रा। दोनों एक्सचेंजेस पे बीएसई पे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 8 लाख शेयर्स खरीदे। एक सेबी रजिस्टर्ड फर्म है जो एआईएफ और पीएमएस चलाती है, उसने भी बहुत तगड़ा चंक खरीदा। उसके बाद एनएसई पे बोफा सिक्योरिटीज ने 9 लाख शेयर्स, निपॉन इंडिया ने यहां पे भी तकरीबन 9 लाख शेयर्स, और इवन बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने 9.5 लाख शेयर्स खरीदे। इस तरह की बाइंग हुई है दोनों एक्सचेंजेस पे कल। मैं इसको ग्रीन रख रहा हूं, हालांकि अभी तो प्राइस डिस्कवरी का सिलसिला कंटिन्यू हो रहा होगा, लेकिन आंकड़े देख के ग्रीन करा। नील कमल में अबैकस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने 2.8 लाख शेयर्स कल खुले बाजार में खरीदे हैं, इसीलिए ये भी ग्रीन है। आखिरी के दो स्टॉक्स में एक दीपक नाइट्राइट है, इसके चार्ट्स में भी दम नजर आ रहा है। हाई से करेक्टेड स्टॉक है, लेकिन खास बात है कि पिछले 7 दिनों से जो प्राइस एक्शन है ये पॉजिटिव साइड पर है। अब 7 दिनों की कैंडल आप देखें डेली चार्ट्स पर तो आपको नजर आएगा कि लगातार हायर हाइस के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कल 3% की तेजी थी। टेक्निकल्स मुझे बढ़िया लग रहे हैं तो दीपक नाइट्राइट इसे इन ग्रीन रख दिया। बाकी एक और स्टॉक है जो टेक्निकल तौर पर बड़ा कमजोर है, वो है इरडा, और ये भी चलने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 5 कंसेक्यूटिव डेज ऐसे हैं डेली चार्ट्स पर, 5 कैंडल आपको ऐसी नजर आएंगी जहां पर लगातार लोअर हाइस के फॉर्मेशन है। लोअर हाइस मतलब डाउन ट्रेंड का बड़ा संकेत। इसी के चलते इरडा इस स्टॉक को भी रख दिया इन रेड। रामकृष्ण फोर्जिंग्स को लाल रखा है, हालांकि खूब बड़ा चंक बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब हुआ। ये स्टॉक कल 5% चढ़ा हुआ था, पर बायर का नाम डिस्क्लोज नहीं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। जो सेलर है उसको देखते हुए लाल करा। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने दरअसल इसमें तकरीबन 13 लाख शेयर्स कल बेचे। हालांकि बेचे थे 573 के भाव पे, ये स्टॉक 590 तक चला गया। तो बायर तो कोई स्ट्रांग आया हुआ है जिसने ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब कर लिया। आप लोग से वॉच पे रखिए। HCL टेक ग्रीन कर रहा हूं, पर 12 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है। सीधी सीधी बात ध्यान रखिएगा, लाल में शायद खुल रहा होगा। इसने 7 साल की द गार्जियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका के साथ करार करा है, पार्टनरशिप करी है, बेसिकली कहिए डील जीती है। तो इनका जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है 2000 एम्प्लॉइज के साथ, वो HCL टेक को ज्वाइन कर रहा होगा इस डील के साथ साथ। तो मुझे लगता है टेक महिंद्रा का रब ऑफ मूड सुधार रहा होगा, आईटी का फिर से, और ऊपर से ये डील बैक करने की खबरें। बस वो एक्स डिविडेंड हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। वो खैर टेक्निकल एडजस्टमेंट से ज्यादा मत तवज्जो दीजिए। HCL टेक इन ग्रीन आज के लिए 10-10 पूरे। छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो आज की टीम्स का एक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की कुछ नतीजे वाले स्टॉक्स के साथ, इसके लिए वीवर्क यहाँ पर आप फोकस रखिएगा तो इंडिक्यूब इसमें भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बाकी SG मार्ट और सीमेंस एनर्जी यहाँ पर आप फोकस करिए। नोवामा की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आई है। पॉलीकैब और 361 वैम यहाँ पर कल के नतीजों का आज डे 2 इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। टेक्निकल तौर पर PCBL, मजगांव डॉक, दीपक नाइट्राइट और इडा, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए इसमें। अलग अलग न्यूज पेग्स हैं। अब वो स्टॉक की चाल कैसी होगी ये कहना मुश्किल है। जैसी खबरें थी बस वैसे कलर शेड्स हैं। विप्रो, हेरिटेज फूड्स, सीएट और रामकृष्ण फोर्जिंग्स को लाल रखा है। हालांकि रामकृष्ण में लास्ट ट्रेड में खूब तेजी आई है, तो आप सिर्फ वॉच पे रखिए। ग्रीन में रखा है टेक महिंद्रा, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, पिरामल फाइनेंस, लेजर पावर कल की लिस्टिंग, नील कमल और HCL
टेक को। HCL टेक में एक डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा, उसको एडजस्ट करके मेरा मानना है कि शायद इन ग्रीन चलना चाहिए आज ये स्टॉक, इसीलिए रखा है।